हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट के हर एक लेसन की सीरीज वाइज। आई बात समझ में? तो इसलिए कोशिश करना कि आप वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि कोई भी कंसेप्ट आपसे स्किप ना हो। तो शुरुआत करते हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन। पता है तो ये सब्जेक्ट जो है वो एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है जो कि बीकॉम प्रोग्राम में है, ऑनर्स में भी है और बीए प्रोग्राम में भी है सेमेस्टर फर्स्ट में। मतलब अभी ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है जिसकी वजह से ये ज्यादातर कोर्सेज में अवेलेबल है। आई बात समझ में? तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज से जहां पे हम धीरे धीरे फाइनेंस फॉर एवरीवन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट सिर्फ स्किल एनहेंसमेंट में, इसकी नॉलेज आज के टाइम में हर एक अडल्ट को होनी बहुत जरूरी है क्योंकि फाइनेंस में आप लैक ना करो फ्यूचर में भी। ठीक है, आज ही बहुत से बंदे लैक करते हैं फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके, क्योंकि फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी कि पैसों का मैनेजमेंट। अब पैसा आ गया है दुनिया में तो भाई पैसों को मैनेज भी करना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है, आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कुछ हजार साल पहले की बात करूं, उस टाइम पैसा था ही नहीं। उस टाइम क्या होता था? बार्टर सिस्टम, यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे। लेकिन उसके बहुत सारी दिक्कतें होने की वजह से, लिमिटेशन होने की वजह से हमें क्या लेके आना पड़ा? ठीक है, हमें लेके आना पड़ा पैसे को इस दुनिया में। अब पैसा तो क्या होता है? अब मुझे कोई भी चीज चाहिए, मेरे पास मेरी जेब में पैसा है, मैं जाऊंगा मार्केट में, जहां पे वो चीज मिलती है उस जगह परचेज कर लूंगा। आई बात समझ में? लेकिन पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि भाई पैसा है इंपॉर्टेंट, वो तो सब जानते हैं, लेकिन पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको पैसा सबसे पहले मैनेज करना आना चाहिए। आज भी बहुत सारी फैमिलीज या फिर बहुत सारे लोग इस बात में लैक करते हैं कि उनकी सैलरी 10 तारीख को मिलती है, 10-15 जब भी मिलती है महीने में, लेकिन वो महीने के एंड होने से पहले ही सैलरी खत्म हो जाती है, पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर बंदों को अपनी जो भी डिजायर्स है, जो भी जरूरतें हैं, ठीक है, वो उसे फुलफिल नहीं कर पाते। क्यों? उनके पास पैसा ही नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए पैसे को मैनेज करना आना ये बहुत जरूरी है और उसी टॉपिक पे हम इस सीरीज के अंदर बात करेंगे। पूरी सीरीज के अंदर हम सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे कि पैसे को मैनेज, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है, इसके ऊपर। आई बात समझ में? तो समझते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी होता क्या है। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, जब बंदे को पता हो फाइनेंस के बारे में, ठीक है, नॉलेज हो उसके पास फाइनेंस की और स्किल्स हो इसको मैनेज करने की और एटीट्यूड हो, ठीक है, कैसा? पैसे को लेके पॉजिटिव जैसा एटीट्यूड होना चाहिए पैसों को लेके, ठीक है, एंड बिहेवियर नेसेसरी टू मेक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन, ताकि क्या बनाए? साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस बनाए एंड अल्टीमेटली अचीव इंडिविजुअल फाइनेंशियल वेलबींग, ताकि वो फाइनेंस को लेके एक अच्छा इंसान बन सके। आई बात समझ में? क्योंकि एक सिंपल सी बात है भाई, जिसके पास पैसा नहीं है वो लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज में रहेगा, या फिर जिसको पैसा मैनेज करना भी नहीं आता वो भी स्ट्रगलिंग फेज में रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, फाइनेंस में सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो फाइनेंस का सबसे इंपोर्टेंट टर्म है वो क्या है? हाउ टू अर्न मनी, पैसा कमाए कैसे जाए। ठीक है, ये बात सब जानते हैं कि भाई सबसे पहले इंपोर्टेंट चीज क्या आती है? वो आती है अर्निंग, कि आप पैसे को कमाओगे कैसे, हाउ टू अर्न मनी। आई बात समझ में? अब आगे भाई इतना जरूरी टॉपिक क्यों है? क्योंकि भाई तुम देखो, तुम बचपन से ही पढ़ रहे हो, किस बात के लिए? अभी भी पढ़ रहे हो कॉलेज में, इसी बात के लिए ना, क्या हमारी जो फैमिली है उसका सर्वाइवल जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा उन्हें प्रोवाइड कर सके, या फिर जो हमारे गोल्स है, हमारे ड्रीम्स है, उन्हें फुलफिल कर सके। उन सबके लिए क्या चाहिए? पैसा नेसेसरी है। आई बात समझ में? पैसा जरूरी है। तो जब इतना ही इंपॉर्टेंट है पैसा, तो पैसे को मैनेज करना आना वो भी उतना ही जरूरी है। आई बात समझ में? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले होते हैं अर्निंग, क्योंकि भाई अगर पैसा कमाओगे ही नहीं तो उसे मैनेज क्या करोगे? एक सिंपल सी बात है, अगर पैसा ही नहीं है तो मैनेज किसे करोगे? आई बात समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज क्या है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, मतलब आपके पास पैसा आना चाहिए किसी भी एक सोर्स के जरिए, ठीक है, यानी कि आपकी अर्निंग हो। अर्निंग के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन क्या आता है? आप उसे स्पेंड कैसे करते हो, यानी कि आप उसे खर्चा कैसे करते हो उसका। आपने कई लोग देखे होंगे जिनकी अर्निंग क्या है? वो कम है लेकिन उनकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो कोई बंदा है जिसकी अर्निंग है 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, और वो लेके चल रहा है एप्पल का आईफोन, तो ये भाई क्या नाम है? स्पेंडिंग जो उसकी गलत है। क्यों? क्योंकि भाई आपकी अर्निंग पहले ही इतनी कम है लेकिन आपकी स्पेंडिंग अर्निंग से ज्यादा है, तो किस में चले गए? नेगेटिव में। एक सिंपल सी बात है भाई, मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं और मैं 200 रुपए खर्च करता हूं, तो वो 100 रुपए कहां से आए होंगे? मैंने कहीं ना कहीं से कर्ज लिया होगा। आई बात समझ में? और कर्ज अपने आप में एक ट्रैप है,
उसके ऊपर हम आगे जाके बात करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है, करेंगे। आई बात समझ में? तो वो बंदा जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियली फ्री या फिर फाइनेंशियली वेलबींग हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर उसकी अर्निंग से क्या है, ज्यादा है। आई बात समझ में? तो अर्निंग कम स्पेंडिंग ज्यादा, ये भी क्या है, एक लैक। अब हमने स्पेंडिंग की बात करनी है कि पैसा खर्च कहां कहां करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है उसे हम बोलते हैं सेविंग्स। सेविंग्स क्या होता है? सेविंग्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अर्निंग या फिर इनकम, कितना पैसा आपके पास आ रहा है, माइनस में एक्सपेंडिचर, कितना आप खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचती है, सेविंग्स बचती है, यानी कि पैसे बचते हैं। जैसे मान लो किसकी इनकम है 1 लाख रुपए और उसका खर्चा है सिर्फ 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए खर्च कर दिए, उसने कितने बचे उसके पास, 20,000 रुपए। ये भी एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि उसकी जो, ठीक है, इनकम है उससे उसका एक्सपेंडिचर क्या है, कम है, और उसने 20,000 बचा लिए जिसे वो सेव करेगा अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, हमने सेविंग्स की बात भी कर ली कि सेविंग्स होते क्या है। ठीक है, सेविंग का मतलब क्या होता है? सेविंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी आपकी इनकम है उससे आप कम खर्चा करो, तो जो भी आपका अमाउंट बच जाए क्या होती है, सेविंग्स। ठीक है, आपने सेविंग समझ ली। सेविंग के बाद जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट। क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब बात ये है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने सेव किया है, जो भी पैसा आपने बचाया, उसे ऐसी जगह लगाना कि वो पैसा बढ़ सके, यानी कि वो पैसा हमें क्या करके दे, पैसे से पैसा कमा के दे। आई बात समझ में? यानी कि आपको अपने पैसे से भी पैसा कमाना आना चाहिए, यानी कि आपको अपना पैसा, साफ सीधी बात, बढ़ाना आना चाहिए कि वो जो 20,000 बचाए हैं, ठीक है, वो 21,000 कैसे होंगे, 22 कैसे होंगे, 25 कैसे होंगे, 30 कैसे होंगे, वो इनको आपको अपना पैसा बचाए हुआ बढ़ाना भी आना चाहिए। उसमें क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। बात ये इन्वेस्टमेंट करना क्यों है? मैंने सेविंग की है, मैं घर में रख के छोड़ दूंगा तो मेरे भाई वो भी एक टाइम पे आपके लिए नुकसान ही करेगा। बात ऐसे कैसे भैया, सेविंग तो आपने कहा अच्छी बात होती है, भाई सेविंग अच्छी बात होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उससे भी अच्छी बात होती है। क्योंकि मार्केट में एक चीज होती है, आपने दुनिया में चीज सुनी होगी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, यानी कि जो महंगाई है वो हर साल एक रेट से बढ़ती जा रही है। क्या मैं आपसे पूछूं, क्या 100 रुपए की वैल्यू आज से 20 साल पहले जितनी थी, क्या आज भी उतनी ही है? या फिर 10 साल पहले जितनी थी आज भी उतनी ही है? नहीं, हर चीज के रेट लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो दूध हो, कोई भी चीज, हर चीज के रेट जो है वो टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपका पैसा टाइम के साथ ग्रो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं वो पैसा नुकसान ही हो रहा है। बढ़ने का मतलब ना बढ़ने का मतलब क्या है कि वो घट ही रहा है तरह से। जैसे आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए होना मेरे घर में, और आज भी वो 1 लाख ही होना मेरे घर में, वो नुकसान ही है। क्योंकि हो सकता है उस 1 लाख को मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया होता तो वो क्या बन जाता, 1 करोड़ बन जाता। ऐसे ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट शो की हुई है इस दुनिया में, जो जिनकी वैल्यू आज से 20 साल पहले 1 लाख थी, आज वो 1 करोड़ से ऊपर की है। आई बात समझ में? तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना आना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम उस पैसे को कर सके, ग्रो कर सके। तो हमने 4 टर्म समझ लिए। पहला, पैसा कमाए कैसे, यानी कि ठीक है, पहले पैसा कमाना आना बहुत जरूरी है। दूसरा, स्पेंड सही तरीके से करना आना बहुत जरूरी है। यूं नहीं पैसा आया नहीं, एक आईफोन लिया है, ठीक है, डेली होटल में जाके बैठ के आराम से महंगे महंगे रिजोर्ट्स में खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो सेविंग करना ही बहुत जरूरी है। ठीक है, और सेविंग करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट करना आना भी बहुत जरूरी है। तो हमने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर एक छोटी सी बात करी, यानी कि इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, ये जो डेफिनेशन थी वो दी गई थी ओईसीडी की। ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को शो करता है, उसने ये डेफिनेशन दी थी किसकी, फाइनेंशियल लिटरेसी की। अब फाइनेंशियल इलिटरेट यानी कि जिन बच्चों को जिन लोगों को, बच्चों तो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, जिन लोगों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती है, वो लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल की फेज में रहते हैं जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि सुनो, अगर आपके पास फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, उसका आपके ऊपर डेट बहुत ज्यादा हो, यानी कर्ज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर आपकी इनकम से ज्यादा है। अगर आपको एक्सपेंडिचर कर रहा है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ। इनकम के सोर्सेज बढ़ाओगे, आप एक्सपेंडिचर को ज्यादा करना चाहते हो, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर हमेशा आपकी इनकम से कम होना चाहिए। ठीक है, वरना आपको ऊपर क्या आएगा, डेट आएगा। उस डेट का प्रेशर आपको कहीं ना कहीं डुबा के ले जाएगा। ठीक है,
दूसरी बात, आपको हमेशा स्ट्रगल में रहना पड़ेगा ना, आपका क्या नाम है, फैमिली में अच्छा बिहेवियर होगा, ठीक है, आपकी फैमिली भी स्ट्रगलिंग फेज में रहेगी। उससे ज्यादा जरूरी बात भाई, अगर आप कल को रिटायर भी होते हो तब भी आपकी रिटायरमेंट इतनी अच्छी होगी नहीं, क्योंकि आपके ऊपर क्या था, डेट था हमेशा से लाइफ टाइम तक। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर क्या आपकी इनकम से ज्यादा है। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सही तरीके से वो बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। और वो सब कहां पे सीखते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी में, ठीक है, यानी कि जहां पे हम फाइनेंस को बहुत अच्छे से डीप में स्टडी करने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम ऐसी बहुत सी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अब फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल कंज्यूमर, जो भी फाइनेंशियल कंज्यूमर है, आज के टाइम में फाइनेंस सिर्फ पैसा नहीं रह गया है, अब बहुत सी चीजें आ चुकी है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और कई लोगों को इसका भी सही यूज करना नहीं आता है, उसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबको पता होगा। डेबिट कार्ड पता नहीं क्या होता है कि जो आपकी सेविंग अकाउंट में इतना पैसा है आप उसे यूज कर सकते हो कहीं पे भी, लेकिन उससे बड़ा जंजाल है क्रेडिट कार्ड। अब बात है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जिनको नहीं पता, क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपकी बैंक में चाहे पैसा हो चाहे ना हो, आप एक तरह से लोन लेके कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। आपकी शॉपिंग मॉल में गए, आपने स्वाइप कर दिया, आप कहीं पार्टी करने गए, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, आप एप्पल का आईफोन लेने चले गए, आपने वहां पे जाके कार्ड स्वाइप कर दिया। तो भाई ये सब क्या है? ये सब नुकसान है किसके? क्रेडिट कार्ड्स के। क्योंकि आपने अपनी इनकम से फालतू एक्सपेंडिचर कर दिया, अब आपकी जो भी इनकम आएगी उससे लगातार ईएमआई करती रहेगी, सेविंग आप कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि अब लोगों को क्या लगता है कि भाई मेरे हाथ में क्रेडिट कार्ड है, मैं जब मर्जी जहां पे जाऊंगा वो चीज परचेज कर लूंगा। क्यों? लोन देने के लिए बैंक बैठी ही है, फिर उसे ईएमआई में कन्वर्ट करवा के ईएमआई भरता रहूंगा। अब जिसके चक्कर में हो क्या रहा है, आराम से बैंक वाले ब्याज कमा रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है उन्हें, अच्छी बात है, आप लोग उसे यूज नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, आपकी इनकम से पहले आपकी ईएमआई कटनी शुरू हो जाती है, सेविंग तो भूल ही जाओ, घर चलाना मुश्किल हो जाता है बाकी बचे हुए पैसों में। आई बात समझ में? तो ये कुछ नुकसान है कि क्रेडिट कार्ड्स के, जिसके ऊपर मैं आगे भी जाकर और अच्छे से बात करूंगा। देखते हैं तो कंज्यूमर और इन्वेस्टर कैसे अच्छे से इंप्रूव करें देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, किनकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की। और ये सारे जिनके नाम लिए मैंने, सेविंग अकाउंट, ठीक है, क्या नाम है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब किस में आते हैं? हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में। कंसेप्ट और रिस्क को समझे, ठीक है, कंसेप्ट और रिस्क को समझे। अब रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है? रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लो आपने कोई लोन ले ली कोई चीज, ठीक है, तब भी आपको ऊपर एक रिस्क लगेगा। क्या? कि अगर आपने वो लोन नहीं चुकाया तो कहीं ना कहीं आपको चीज गायब हो जाएगी, बैंक वाले उठा के वापस ले जाएंगे। आपने मान लो कल वो एक घर ले लिया लोन पे, ठीक है, और आप उस लोन की भरपाई नहीं कर पाई तो आपको घर चला जाएगा, ठीक है, ये चीज हो सकती है। हो सकता है कोई गाड़ी ले ली हो, वो गाड़ी चली जाएगी। सब किसके एग्जाम्पल है? रिस्क के। एंड थ्रू इंफॉर्मेशन, तो अगर हमें इस सब चीज से बचना, हमें इंफॉर्मेशन लेनी होगी। किस चीज की इंफॉर्मेशन? फाइनेंस की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन और ऑब्जेक्टिव एडवाइस, ठीक है। हो सकता है भाई बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, ठीक है, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। और डेवलप द स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस, ताकि आपको क्या आ जाए, एक स्किल आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए किसके बारे में? टू बिकम मोर अवेयर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अवेयर हो जाए फाइनेंशियल रिस्क के बारे में, रिस्क कहां का होता है, और अपॉर्चुनिटी के बारे में कि भाई आपको फाइनेंस यहाँ पे लगाना चाहिए, इससे आपको क्या होगा, मतलब आपको अपना पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए और आपको फायदा होगा। आई बात समझ में? ऐसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम होती रहती है जहां पे आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। रिस्क में क्या आता है, जहां जहां आपको लगे कि आपका पैसा फंसेगा, ठीक है। जैसे मान लो कई बार हमारे फाइनेंशियल डिसीजन गलती हो जाते हैं कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी, वो पैसा वहां पे डूब गया, ठीक है। हो सकता है आपने कोई लैंड ली, कोई कहीं पे रियल एस्टेट में पैसा लगाया, वैसे लैंड में लगाया पैसा डूबता नहीं है, पर मान लो ग्रो नहीं कर रहा तो क्या है, डूबना ही हो गया, ठीक है। आपने कोई गलत, वो तो लोकेशन पे डिपेंड करता है रियल एस्टेट में भी, ठीक है। या फिर आपने मान लो कोई स्टॉक्स लिए या फिर किसी कंपनी पे पैसा लगाया, ठीक है, शेयर्स में पैसे लगाए, आपके पैसे डूब गए। क्यों? क्योंकि वो कंपनी उस अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं कर पाई जिस अकॉर्डिंग आप सोचते थे। आई बात समझ में? सब क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। या आपको समझ में आएंगे जब आप अच्छे से फाइनेंस को समझने की कोशिश करोगे। और अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई बार बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हुई है जिन्होंने अच्छे से पैसों को ग्रो किया, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा कंपनी के शेयर्स हो गए, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जहां पे पैसा लगाने से बहुत ज्यादा फायदा भी मिल सकता है अगर आप सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये दो हमारे खत्म हो गए, फाइनेंशियल एजुकेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है वो मैं उसके ऊपर हल्की फुल्की मैंने बात कर ली है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे।
फाइनेंशियल लिटरेसी की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, ये डेफिनेशन क्या है? पोजेसिंग स्किल्स, ठीक है, एंड नॉलेज, जहां पे हमारे पास क्या हो, या स्किल्स हो और नॉलेज हो, किस चीज के ऊपर? फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, ठीक है। टू कॉन्फिडेंटली टेक इफेक्टिव एक्शन दैट बेस्ट फुलफिल एन इंडिविजुअल्स पर्सन फैमिली ग्लोबल कम्युनिटी गोल्स, जो उस पर्सन के इंडिविजुअल गोल्स ही फुलफिल करे, फैमिली के गोल्स भी फुलफिल करे और ग्लोबल कम्युनिटी के गोल्स भी क्या करे? फुलफिल करे। इस तरीके की नॉलेज, और वो उसे कॉन्फिडेंस दे फाइनेंस के बारे में डिसीजन लेने के लिए। आई बात समझ में? तो उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है, और ये एक डेफिनेशन है फाइनेंशियल लिटरेसी की जो आपको याद होनी बहुत जरूरी है। और हाँ भाई, इस चैप्टर के मतलब जो भी सीरीज यहाँ पे बनेगी, ठीक है, इनके चैप्टर वाइज नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई बात समझ में? फिर भी कोई दिक्कत, कोई कमी, या फिर किसी टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं फिलहाल इस चीज को आगे बढ़ाते हुए। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ये शो करते हैं कि अगर एक बंदा फाइनेंशियल, ठीक है, लिटरेट होना चाहता है, यानी कि वो फाइनेंशियल फ्री होना चाहता है, या फिर उसे फाइनेंशियल नॉलेज हो जाएगी अगर वो ये सारे पॉइंट फुलफिल कर देगा। कौन कौन से? बीइंग फाइनेंशियल लिटरेट मींस हैविंग द कैपेसिटी, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए वंस पर्सनल फाइनेंसेस, ताकि वो अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सके। अब पर्सनल फाइनेंस में क्या हो सकता है? इंक्लूडिंग हाउ टू अर्न, पहला पैसे कैसे कमाए, बात कर चुका हूं उसके ऊपर कि भाई अर्निंग होगी, मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैनेज करूंगा, पैसा होगा ही तो मैनेज क्या करूंगा। दूसरा, स्पेंड कहां करना है, स्पेंड कहां पे करना है उस पैसे को, यानी खर्च कहां करना है। उससे जरूरी सेव, सेव कैसे करना है? चलो ठीक है, सेव कब कर पाओगे? जब आपकी स्पेंडिंग आपकी अर्निंग से क्या होगी? कम होगी, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आता है? इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कहां पे करना है पैसा, ताकि वो पैसा ग्रो कर सके। क्योंकि अगर आपका पैसा, जैसे जानते हो इन्फ्लेशन जो है लगातार इंडिया के अंदर, बात कर रहा हूं मैं, इंडिया के अंदर 6% की रेट से ग्रो कर रहा है, और मान लो सपोज करो आपका पैसा इस रेट से ग्रो नहीं कर रहा है, इससे फालतू रेट से, तो आपका पैसा कहां ग्रो कर रहा है? वो तो कम हो रहा है। आई बात समझ में? अगर देखते हैं, ठीक है। और बोरो मनी, कितना पैसा आपको उधार लेना चाहिए, ठीक है। हम भाई सबको पता है कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई जरूरत पड़ जाती है पैसों की, हमारे पास नहीं होते पैसे, हमें उधार भी कितना लेना चाहिए, ठीक है। यूं कि इतना ले लेंगे चुकाने में मेरी पूरी जिंदगी लग गई, ठीक है। तो बोरो मनी, बोरो भी किस तरीके से करना चाहिए वो भी हम समझेंगे इस सीरीज के अंदर। कितना पैसा बोरो करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। अगर देखते हैं पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ चीजें होती है जिसे हम बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। मतलब फाइनेंस सिर्फ एक बार का स्टेप नहीं है जो आपने एक बार उठाया होता है, वो लगातार एक प्रोसेस है जो लगातार चलती रहेगी, ठीक है। आपको लगातार काम करना पड़ेगा अपने फाइनेंस के ऊपर, आपको लगातार अपनी फाइनेंस की स्किल्स को बढ़ाना होगा, आपको लगातार खुद को चेंज करना होगा फाइनेंस को लेके। अगर आप खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हो फाइनेंस के हिसाब से, हो सकता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके फाइनेंस में डिसीजन है कि भाई मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन आपको पता लगा इस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और आपने वहां से पैसा नहीं निकाला, यानी कि आपने वो चेंज नहीं किया, आपने लगा के छोड़ दिया, वो डूब जाएगा पैसा। तो एक फाइनेंस का मतलब ये होता है कि हमने हमारे पैसा आ रहा है छोड़ दिया, इसका मतलब क्या होता है आप लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हो। इसके बाद क्या आता है हमारे पास चूजिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चूज करने के आने चाहिए। तीसरा टैक्स प्रिपरेशन आर ऑल, ठीक है, इंक्लूड। अब टैक्स प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपने कोई पैसा कमाया, कुछ प्रॉफिट कमाया, उसे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको उस टैक्स को कैसे कम से कम करना है, यानी कि जो टैक्स एक्सपेंडिचर होगा उसे कैसे कम से कम करना है, वो आपको सीखने को मिलेगा किसी सीरीज के अंदर, ठीक है। इसके बाद आगे क्या आता है शॉर्ट टर्म कोर्सेज। आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज ले सकते हो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर और बजटिंग के ऊपर, या बजट कैसे करोगे, ठीक है। एंड कैन पीपल लर्न अबाउट फाइनेंसेस। एक सिंपल सी बात है, अगर आपको फाइनेंस सीखना है तो आज के टाइम तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। और मैंने भी एक सीरीज शुरू करी है फाइनेंस लिटरेसी के ऊपर, जहां पे मैं धीरे धीरे अपनी नॉलेज को, जितना मैंने अलग अलग बुक्स को पढ़ के सीखा है या फिर इसी कोर्स के हिसाब से आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, ठीक है। तो बजट कैसे करते हैं और आप आराम से फाइनेंस सीख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग बुक्स पढ़ो, ठीक है। एक तो फेवरेट बुक भी है मेरी, रिच डैड पुअर डैड, आप वो ही पढ़ सकते हो। आप अलग अलग बुक पढ़ो, आप आराम से जीवन में सीख सकते हो। या फिर मान लो आपने ब्लॉग्स पढ़ने शुरू कर दिए और बहुत अच्छी बेहतरीन किताबें हैं, बुक्स है फाइनेंस के ऊपर, आप वही पढ़ सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही बुक्स है बहुत सारे, वही पढ़ सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन हेल्प पीपल बिकम सेल्फ एफिशिएंट,
को सेल्फ सफिशिएंट। फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प करती है उस बंदे की ताकि क्या बन जाए, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। अटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्या अचीव कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय, ठीक है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बैड फाइनेंशियल, ताकि वो बच जाए किससे, बुरे फाइनेंशियल डिसीजन लेने से। हाँ, इसमें आता है हाउ टू मेक बजट, स्पेंडिंग, पे ऑफ डेट, ठीक है, मेक रिटायरमेंट प्लान्स, ताकि अपने क्या कर सके, रिटायरमेंट के प्लान्स भी बना सके। इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे इस सीरीज के अंदर, जिसके ऊपर मैं लगातार अब वीडियो अपलोड करता रहूंगा। हर एक लेसन को हम धीरे धीरे सीरीज वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन में 3 स्टेप होते हैं। पहला प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, जब मैं कोई एजुकेशन दूं। दूसरा अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी को अचीव कर सको। और तीसरा फाइनेंशियल वेल बीइंग।